जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू, कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती, और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल। स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम, तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गई? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन में इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं। फिर वो नीतू क्या चीज है? वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा। मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी, मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है। उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी।
इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक सिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वीलोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था, लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू। ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाई तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा? क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो? ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। जादुई 3 साबुन का जादू। ये कहानी 2 जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी साधी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतने सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, आप जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं। जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना।
नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरी कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पाँव घर की ओर जाने लगी और घर पहुँचकर माँ से बोली, माँ कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थीं, मुझे कोयला कह रही थीं। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थीं, तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी। कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है, तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलोटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चूड़ियाँ फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली,
अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो, और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया। लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया।
वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई। लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।